नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 3200 करोड़ के टैक्स मामले में वोडाफोन के खिलाफ नहीं होगी अपील, सरकार का फैसला। 23 जनवरी को बेचे जाएंगे कोल इंडिया के 10% शेयर। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार पर अरुण जेटली की पैनी नजर, आपको स्टिंग का डर। कांग्रेस ने जारी किया झुग्गी वालों को घर कानून का मसौदा। बीजेपी का ऐलान, जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर पीडीपी से बातचीत जारी। राज्यसभा की 4 सीटों पर दोनों दलों में समझौता। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, इंटरनेट कंपनियों को लिंग परीक्षण के विज्ञापन हटाने का आदेश। भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिले नवाज शरीफ। बीजेपी ने कहा, ओबामा दौरे के बाद बदले सुर। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के वक्त विरोधी तेवर अपनाने वाले पाकिस्तान ने आज अपने सुर बदल लिए हैं। पाकिस्तान ने अब कहा है कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज भारत में अपने उच्चायुक्त अब्दुल बासित के साथ बैठक की। ओबामा के दौरे के बाद भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित इस्लामाबाद पहुंचे और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। बाद में जारी प्रेस विज्ञप्ति में पाकिस्तान ने भारत के साथ सामान्य रिश्तों को बहाल करने की इच्छा जताई है। विज्ञप्ति में कहा गया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के सभी देशों से अच्छे संबंध चाहता है। भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। हम आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर सामान्य संबंध बहाल करना चाहते हैं। Development only takes place in a peaceful environment. Pakistan and India have expanding populations, and there is a bulge of the youth in both the countries who have great expectations from their leadership. Those will only be achieved in conditions of peace and amity. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का यह बयान तब आया है जब पिछले दिनों पाकिस्तान ने एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध करने वाला बयान दिया था। बीजेपी का मानना है कि ओबामा की सफल भारत यात्रा इस बदले सुर की वजह बनी है। जिस प्रकार भारत और अमेरिका के संबंध बहुत गहरे होते जा रहे हैं, जो काफ़ी क्लोज होते जा रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक हो सकता है एक असुरक्षित महसूस कर रही है पाकिस्तान। इससे पहले ओबामा की यात्रा के दौरान हुए परमाणु समझौते पर भी पाकिस्तान के विदेश विभाग की ओर से असहजता दिखाई गई थी, जबकि इसी दौरान चीन यात्रा पर गए पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ ने भी वहां जाकर उकसावे वाले बयान दिए थे। पाकिस्तान के रवैये में इस तरह के उतार चढ़ाव कई बार देखे गए हैं। मौसम की तरह उनका मिजाज बदलता है और उनके बयान भी। इसलिए फिलहाल विदेश मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साध रखी है। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण मामले, खासकर आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान का क्या रुख रहता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सरोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। हमने बात की थी पाकिस्तान के बदलते सुर की और उस पर और बातचीत करेंगे। राजीव डोगरा हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। राजीव जी, स्वागत है आपका। पाकिस्तान की ओर से नवाज शरीफ साहब का जो ताज़ा रुझान, जो संकेत हैं, बयान हैं कि हम मधुर रिश्ते चाहते हैं भारत के साथ में, असल में इसे कितना भरोसा आप करते हैं और किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को ठुकराना तो अच्छी बात नहीं है और किसी भी चीज़ के ऊपर शक करना भी अच्छी बात नहीं है, पर पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके साथ हमारे रिश्ते पिछले 67 साल से अच्छे नहीं रहे। अगर एक सुबह लगती है कि दिन अच्छा होगा तो दोपहर होते होते सब खराब होना शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में देखिए, उन्होंने कहा था कि हम JUD और हक्कानी नेटवर्क को बैन करेंगे, करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। पता ये लगा कि ये सारा नाटक इसलिए हो रहा था कि UN सैंक्शंस कमेटी इस्लामाबाद में आने वाली थी, जो ये देख रही थी कि पाकिस्तान ने क्या क्या कदम उठाए हैं जो UN ने अपने सैंक्शंस में किए थे। तो जैसे ही वो चली गई कमेटी, उसके बाद उन्होंने ये इशारा कर दिया कि हम कुछ नहीं करने वाले। तो ये ना हो कि ये किसी कारणवश इस टाइम पे कुछ ऐसे संदेश दे रहे हैं या संकेत दे रहे हैं जो उनको अभी टेम्पररी ज़रूरत है। तो क्या राजीव साहब, जो बराक ओबामा का दौरा था, कुछ लोग इसे कहते हैं कि अमेरिका का दबाव या फिर
भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती के बाद व्हाइट हाउस की ओर से कुछ संकेत इस तरीके के वहां पर दिए गए हों जिसको अमल में लाने का दिखावा कर रहा हो पाकिस्तान, उस नजरिए से बयान हो? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी कल ही सरताज अजीज़ जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसे बयान दिए जिससे ये लगता है कि ना उनको भाया ओबामा साहब का ये बयान कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के भारत परमानेंट मेंबर बने, ना एनएसजी जो न्यूक्लियर चीज़ की मेंबरशिप है उसका वो उनको भाया, बल्कि उन्होंने तो काफ़ी नुक्ताचीनी की। तो एक दिन में ऐसा कैसा हो गया कि फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर कुछ संकेत दे रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि हमको ज़रा सा इसके ऊपर थोड़ा सा गंभीरता से सोचना चाहिए कि उनकी वास्तविक इच्छा क्या है। अगर तो वो वाकई अच्छे रिलेशंस चाहते हैं तो एक दो टेस्ट बहुत सिंपल से हैं कि भाई दाऊद इब्राहिम को सौंप दे, दूसरा हाफिज़ सईद को जेल में कर दे, और लखवी को जो वो किडनैपिंग के दूसरे किस्सों में एक आध महीने के लिए रखा हुआ है, उनको जल्दी से ट्रायल करके जो उस ट्रायल का नतीजा है वो करके दिखाएं। सो ये तो छोटे छोटे कदम हैं। बड़े कदम ये हैं कि टेररिज्म ख़त्म करें और हर रोज़ जो इन्फिल्ट्रेशन की घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं वो ख़त्म करें। भरत साहब, एक और जो बात, बराक ओबामा के पूरे दौरे के दरमियान आतंकवाद को लेकर या फिर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लेकर कहीं कोई चर्चा सार्वजनिक मंचों पर नहीं दिखी है। क्या ये माना जाए जो एक वर्ग जानकारों का कहता है कि चर्चा जरूर हुई है इस बार लेकिन उस सार्वजनिक नहीं है, उसके संकेत दे दिए गए हैं और इस बार व्यावहारिक तौर पर शायद वो देखने को मिले, यानी कि क्या ये उसी कड़ी में बयान दिखता है आपको? देखिए दो तीन चीज़ें हैं, क्योंकि आप इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बारीकी से जा रहे हैं तो मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ। एक तो हर चीज़ जो बड़े बड़े लीडर्स में होती है देशों के, और स्पेशली बड़े देश इंडिया और यूएसए की तरह, तो हर चीज़ जो है वो पब्लिक में ना कहनी चाहिए और ना कही जाती है। तो हो सकता है टेररिज्म के ऊपर काफ़ी विस्तार से ज़रूर, मेरे विचार से ज़रूर बात हुई होगी, पर हर चीज़ को वो प्रकट नहीं करना चाहते। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से आती हुई खबरें देखें तो वहाँ पे जनता में, उनके अवाम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें का दौर गुज़र रहा है। 2 दिन या 2 रातों के लिए तो पूरे पाकिस्तान की बिजली चली गई, और एक ही देश बिजली सप्लाई कर सकता है वो है इंडिया, और इंडिया ने अपनी रजामंदी भी दिखाई थी। तो हो सकता है ये जो रुख बदला है टेम्परेरी, वो इस रियलाइजेशन से बदला है कि भाई अगर हम जनता का जो गुस्सा है वो कम करना चाहते हैं तो हमको जल्दी कुछ ऐसे कदम लेने पड़ेंगे कि इंडिया से पेट्रोल, गैस, पावर जो कुछ भी हो सकता है लेके वो ये जनता का मूड ठीक करें। तो ये जो इशारा मैं कर रहा हूँ ये काफ़ी वास्तविक इशारा हो सकता है। चले राजीव डोगरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही बीजेपी ने बड़े रणनीतिकारों को मैदान में उतार दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज दिल्ली में प्रचार किया और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री खुद 4 रैलियां करेंगे। बीजेपी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को प्रचार पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को पंत मार्ग स्थित दिल्ली बीजेपी के कार्यालय पहुंचे। जेटली दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के बारे में सीधा फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा पार्टी की चुनाव सामग्री के फाइनल ड्राफ्ट पर भी उनकी सहमति जरूरी है। जिन केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है वो भी अरुण जेटली को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है कि जो कार्यकर्ता की जहां पर ज़्यादा उपयोगिता है उस कार्यकर्ता को
उस बात का ध्यान रख पार्टी करके सूत्रों के उसकी अनुसार योजना पार्टी अध्यक्ष पार्टी शाह केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह दिल्ली और संजीव अलग-अलग आबादी के ग्रामीण को ध्यान में रखकर ही है केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है और बल्ली मारान की जिम्मेदारी दी गई है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली का विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही संभव है और मोदी जी के द्वारा ही संभव है। आप पार्टी को देने का कोई मतलब और औचित्य नहीं है। पार्टी को उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव प्रचार से बीजेपी की जमीन मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 4 सभाओं से पार्टी की नैया पार लगाने के लिए जरूरी ताकत मिल जाएगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के धुआंधार प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के खिलाफ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन कराए जाने की आशंका जताई है। बीजेपी ने इसे चोर की दाढ़ी में तिनका बताया है। इन आरोप प्रत्यारोपों से दूर कांग्रेस ने झुग्गी में रहने वाले सभी लोगों को पक्का घर देने के लिए एक कानून का मसौदा पेश किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख 7 फरवरी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हर रोज नए शिगोफे और नए आरोप लग रहे हैं। ताजा मामले में अरविंद केजरीवाल ने विरोधी पार्टियों पर साजिश रचने और फर्जी स्टिंग के आरोप लगाए हैं, जो कि अखबारों में, टीवी चैनलों में स्टोरीज प्लांट करने के लिए बहुत मशहूर है। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और आने वाले कुछ दिनों में वो अपनी कुछ स्टोरीज प्लांट करेंगे। दिल्ली की जनता इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली। मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि चुनाव के जस्ट 4 दिन पहले ये अब इन लोगों का लास्ट डिच एफर्ट है, डेस्परेट अटेम्प्ट है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का। केजरीवाल ने हालांकि किसी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। और उनके पास ऐसा कौन चीज है जो छुपा हुआ है जिसका कोई स्टिंग करेगा। उधर कांग्रेस का कहना है कि वो जनता की जरूरतों को जानती है। पार्टी अपने पुराने वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश में है। कांग्रेस ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को छत का अधिकार दिए जाने की बात कही है। जितने भी परिवार हैं, हर परिवार को एक ड्वेलिंग यूनिट 25 स्क्वायर मीटर से लेके 40 स्क्वायर मीटर तक के उसको मिले, उसकी गारंटी सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा आवास और संपत्ति के अधिकार से जुड़ा विधेयक भी तैयार किया है। इसे सत्ता में आने के 1 साल के भीतर पास कराने की भी बात कही गई है। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बार बार मिल रही शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने अब रैली और रोड शो के अलावा नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर रखने का फैसला किया है। आयोग इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना प्रतिनिधि भेज रहा है और इसका मकसद आचार संहिता को कड़ाई से लागू कराना है। इसकी तस्दीक दिल्ली में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाल रहे अजय माकन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की। हमें जानकारी मिली है कि इलेक्शंस तक के इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हमारी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका भी एक नुमाइंदा रहेगा। चुनाव आयोग की तत्परता इस बात से भी नजर आ रही है कि उसने दिल्ली में बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी के नाम पर 2 अलग अलग वोटर आई कार्ड की जांच शुरू की है। दरअसल किरण बेदी के पास दिल्ली में 2 अलग अलग पतों पर वोटर आई कार्ड हैं। ये पहचान पत्र बेदी के उदय पार्क और तालकटोरा के पते पर जारी हुए। आयोग ने ये भी जांच की है कि क्या किरण बेदी ने तालकटोरा वाले कार्ड को रद्द करने के लिए कोई आवेदन किया था। अगर रद्दीकरण का आवेदन नहीं किया गया तो कानूनी तौर पर कार्रवाई भी हो सकती है। किरण बेदी ने फिलहाल इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। और रुख जम्मू कश्मीर का, जहां पर अब सरकार बनाने की कवायद तेज होती दिख रही है। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने खुलासा किया कि पीडीपी और बीजेपी में सरकार गठन के लिए अनौपचारिक बातचीत जारी है। उधर प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव के लिए पीडीपी ने बीजेपी से समझौते का ऐलान किया। प्रदेश में सरकार गठन को लेकर बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि पीडीपी से बातचीत आगे बढ़ रही है और कुछ मुद्दों पर सहमति बाकी है। राम माधव ने दावा किया कि राज्य को जल्द ही एक अच्छी सरकार मिलेगी। प्रारंभ से दोनों दलों में वैचारिक आधार पर कहिए और एक निष्ठा के आधार पर कहिए, कुछ मुद्दे हैं उन पर और स्पष्टता आनी बाकी है। उनके आने के बाद जल्दी ही एक कंक्लूजन पर हम आएंगे। हमें लगता है कि जल्दी ही एक अच्छी सरकार देने की स्थिति में हम पहुंचेंगे। उधर पीडीपी भी बीजेपी से अनौपचारिक बातचीत की बात स्वीकार कर चुकी है।
पीडीपी ने माना कि राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों दलों में समझौते से सरकार गठन के लिए सकारात्मक संदेश जाएगा। जो एक स्ट्रक्चर डायलॉग की जरूरत है, थोड़ी देर में मेरे ख्याल में वो भी शुरू हो जाएगा, ताकि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बना के अगली हुकूमत जो है वो उसकी बुनियाद पे काम कर सके। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए बुधवार को पीडीपी और बीजेपी के 2-2 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साझा उम्मीदवार और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी नामांकन दाखिल किया। Congress and National Conference have been together. I must say, at least the leadership of the Congress and National Conference and the legacy till date. Insofar as the principles are concerned, we have the same basic principles. There's no difference insofar as the policies and principles of the two political parties are concerned. दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस बैठक में ही गुलाम नबी आजाद को साझा उम्मीदवार बनाने पर सहमति बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने वोडाफोन टैक्स विवाद के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील न करने का फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक के बाद इसका सरकार ने ऐलान किया। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में दिए आदेश में कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में वोडाफोन पर 3200 करोड़ रुपए का आयकर की देनदारी नहीं बनती। माना जा रहा था कि ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के टैक्स विवाद के चलते देश में आने वाले विदेशी निवेश पर असर पड़ रहा था। The issue before the cabinet was whether to permit a challenge to the order dated 10th of October 2014 of the Bombay High Court. आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जाएगी। सरकार 30 जनवरी को कोल इंडिया में अपनी 10% हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार ने स्टॉक एक्सचेंजों को आज नोटिस भेजकर इसकी जानकारी दी। कोल इंडिया में सरकार की फिलहाल 90% हिस्सेदारी है। सरकार को 10% हिस्सेदारी बेचकर करीब $4 अरब मिलने की उम्मीद है। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर सरकार इस वित्त वर्ष में 60,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, लेकिन ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिंग परीक्षण कराने वाले विज्ञापनों को बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने आज गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को इंटरनेट साइटों से ये विज्ञापन हटाने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि ऐसे विज्ञापन लिंग चयन प्रतिषेध कानून 1994 का उल्लंघन है। कोर्ट ने तीनों कंपनियों को अपनी सेवा शर्तों में बदलाव करने को भी कहा है। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन कंटेंट के जरिए हो रहे कानूनों के उल्लंघन पर नाराजगी जाहिर की थी और केंद्र सरकार से इसे रोकने के लिए भी कहा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल M.N. राय को सेना ने आज श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया था। सेना और पुलिस के इस अभियान में हेड कांस्टेबल संजीव कुमार सिंह भी शहीद हुए थे। कर्नल राय को गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। He was a very brave officer and he had been awarded Youth Seva Medal on 26th of January, and it is an example of leadership. I must say it was a very brave act, and it also indicates that our army officers lead men from the front. देश में स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में स्वाइन फ्लू से अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। पीड़ित राज्य इस बीमारी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने समेत कई उपाय अपना रहे हैं, लेकिन H1N1 वायरस का कहर कम नहीं हो रहा। गुजरात में जनवरी महीने में अब तक स्वाइन फ्लू के 170 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 22 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में इस बीमारी से 2 लोगों की मौत होने से मरने वालों की तादाद 27 पहुंच गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वाइन फ्लू से निपटने में राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मैं देखता हूँ लगातार मौतें बढ़ती जा रही है, तो सरकार को चाहिए कि आगे आके मुख्यमंत्री स्तर पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए इसकी। तो मैं खुद मॉनिटरिंग उस वक्त करता था। तो मेरा मानना है कि इसमें लापरवाही किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। तेलंगाना और हरियाणा में भी स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना में दिसंबर 2014 से अब तक 414 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में इस बीमारी के शिकार 40 लोगों में से 7 ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के मुताबिक तेज बुखार, थकान और सुस्ती, खांसी, जुकाम, नाक बंद होना, उल्टी दस्त होना, बदन दर्द और सिर दर्द जैसी परेशानियां स्वाइन फ्लू के लक्षण हो सकते हैं।
स्वाइन फ्लू को लेकर देश के सरकारी अस्पतालों में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर कुछ और बड़ी और अहम खबरों पर संक्षेप में। नोएडा के निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया है। सुरेंद्र कोहली ने फांसी की सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने कोहली की क्षमा याचिका में हुई देरी को अपने फैसले का आधार माना। एनआईए ने बर्दमान धमाकों से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी बर्दमान धमाकों से जुड़े संदिग्ध शाहनूर आलम को असम के नलबाड़ी जिले से गिरफ्तार किया गया था। बर्दमान में 2 अक्टूबर 2014 को हुए धमाके में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 2 संदिग्ध आतंकी मारे गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीन पीस कार्यकर्ता की याचिका पर केंद्र सरकार और आईबी को आज नोटिस भेजकर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। 11 जनवरी को ग्रीन पीस की प्रिया पिल्लई को एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोका गया था। पिल्लई ने अपनी याचिका में व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी के हनन का आरोप लगाया है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की आज 149वीं जयंती है। इस मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ समेत कई लोग मौजूद थे। मुक्केबाज मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में आज मुलाकात की। 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रही मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री को अपनी ऑटोबायोग्राफी की प्रति भेंट की। मुलाकात के दौरान मैरी कॉम के पति भी उनके साथ मौजूद थे। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और ब्राजील के ब्रूनो सावरेज की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मिश्रित युगल मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सानिया ब्रूनो की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स और केसी डेलाक्वा की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-2, 6-2 से हरा दिया। 17वें भारत रंग महोत्सव यानी भारंगम की शुरुआत 1 फरवरी से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में होगी। 18 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा 12 देशों के संस्कृति कर्मी रंगमंच पर छटा बिखेरेंगे। इस बार महोत्सव की थीम ब्रेकिंग द बॉर्डर होगी। कला प्रेमी 29 जनवरी से इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।